हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सक्सेस माइंड क्लासेस में। तो आज हम जो है अमेंडमेंट्स करेंगे, जिसे हिंदी में संशोधन कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं और काफ़ी जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट्स के, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो यूपीएससी हो, तो आपके यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार आए हुए हैं। सो बिना किसी देरी के चलिए हम जो है स्टार्ट करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स स्टार्ट करने से पहले एक बार हम की फैक्ट्स देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, तो ये आप ये डेट याद रखना। 26 नवंबर 1949 में। तो इस दिन जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, और इस दिन को हमारा कहें कॉन्स्टिट्यूशनल डेज भी हम मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को। फिर आते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन को, यही कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो फोर्स कब किया गया था, मतलब उसको लागू कब किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को, जैसे हम गणतंत्र दिवस हमारा बनाते हैं। ठीक है, रिपब्लिक डे। प्रियम्बल पास कब किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को। और हमारा जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज जो है, उसको अडॉप्ट किया गया था जुलाई 22 को, और 1947 को, 1947 को। और हमारा जो नेशनल सॉन्ग है, वंदे मातरम, उसको अडॉप्ट किया गया था 24 जुलाई 1950 को। और नेशनल एंथम, और ये नेशनल एंथम किसके द्वारा लिखा गया था, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। जन गण मन, और उसको कब अडॉप्ट किया गया था, 24 जुलाई 1950 में। आप इसको याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये, और काफी बार आपके क्वेश्चंस में आए हुए हैं। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। तो क्या था इसमें, तो इसमें 9 शेड्यूल ऐड किया गया था, ताकि जो लैंड रिफॉर्म है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। जो लैंड रिफॉर्म उस समय हुए थे, कि लैंड रिफॉर्म मतलब, मैं छोटा सा आपको इसमें हिस्ट्री बताता हूँ। देखो, उस समय क्या हुआ था कि जब देश आज़ाद नहीं था, तो उस समय जो फ्यूडल थे उनके पास ज़्यादा ज़मीनें होती थी। तो जैसे ही देश आज़ाद हुआ, तो सरकार ने क्या किया, हिंदी में हम उसे कहते हैं लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो सभी को चाहे बराबर बराबर, चाहे उनको क्या मिले, जमीनें मिले, ताकि वो जो है एग्रीकल्चर कर पाए। तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इसको 9 शेड्यूल में डाल दिया गया था। ठीक है, 9 शेड्यूल में डालने का एक ये भी कारण था कि जुडिशियल रिव्यू से बचाया जा सके इस अमेंडमेंट को। ठीक है। फिर आते हैं हम सेवन्थ अमेंडमेंट एक्ट 1956 में। तो इसमें क्या हुआ था कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो स्टेट्स थे आपके अलग अलग, जैसे मान लो महाराष्ट्र और गुजरात है, तो उनको अलग किया गया था। पहले एक ही थे, लेकिन उनको लैंग्वेज के बेसिस पे, लैंग्विस्टिक बेसिस पे क्या किया गया था, इनको अलग किया गया था। और भी बहुत से, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल लेके आए, किसके आधार पर थे वो, लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्या हुआ था कि इन राज्यों को अलग किया गया था। फिर हम आते हैं 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961 में। तो इसमें क्या हुआ था कि जो दादर नागर हवेली जो थी, उनको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, क्योंकि ये किसके अंडर थे, पुर्तगाल के। ठीक है। इसको याद रखना, 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961 में। फिर हम आते हैं 12th अमेंडमेंट एक्ट 1962 में। तो इसमें भी जो है गोवा, दमन और दीव जो था, जो इनकॉर्पोरेट किए गए थे, क्योंकि जो पुर्तगाल, देखो उस समय क्या हुआ था कि 1962 में, उस समय भी ये पुर्तगाल जो थे वो गोवा में बैठे हुए थे, तो उनसे जो है लड़ाई हुई, उनको फिर भजाया गया। तब जो है गोवा को इंडिया का पार्ट बनाया गया। फिर ये दमन और दीव को यूटी बनाए गए। ठीक है। फिर आते हैं 13th अमेंडमेंट एक्ट 1962 में। इसमें नागालैंड को स्टेट हुड दिया गया था। ठीक है। स्पेशल प्रोटेक्शन के तहत भी इसको दिया गया था। और किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 371 ए, 371 ए। ठीक है। देखो, इसमें एक मैं छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। इसमें क्या है कि जब आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हो, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। ठीक है। उसमें आपको परमिशन लेनी पड़ती है, तो क्योंकि वो ट्राइबल एरिया है। ये सारा ट्राइबल एरिया है, तो इस वजह से जो है यहाँ पे जाने के लिए आपको परमिशन लेनी होती है। ठीक है। फिर आते हैं 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962 में। इनकॉर्पोरेट किया गया था पौंडीचेरी को मिलाया गया था इन यूनियन, इंडियन यूनियन में। ठीक है, भारतवर्ष में इसको जो है विलय किया गया था, इस अमेंडमेंट के तहत, 1962 14th अमेंडमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। नेक्स्ट हम देखते हैं 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 में। इसमें क्या हुआ था कि इसमें लैंग्वेज जो है आपकी सिंधी लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया था। ये 15वीं लैंग्वेज थी, 15th लैंग्वेज थी, जिसको इंक्लूड किया गया था। और जो आपकी जो लैंग्वेज जो है वो कौन से शेड्यूल में रखी गई हैं, 8 शेड्यूल में। ठीक है, 8 शेड्यूल में इसमें रखा गया था। फिर हम आते हैं नेक्स्ट 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में। इसमें क्या हुआ था कि कंपलसरी था इसमें प्रेसिडेंट की वो अपनी हामी दे, किसको, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा जब एक एक अमेंडमेंट आएगा। उसमें क्या हुआ था कि प्रेसिडेंट जो है ना, मतलब ये कंपलसरी है कि वो अपनी हामी देगा ही देगा, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में, जब संवैधानिक संशोधन होगा तब।
फिर हम आते हैं 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में क्या हुआ था कि जो सिक्किम है उसको फुल फ्लेज क्या दिया गया था, उसको स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था इंडियन यूनियन में, ठीक है, क्योंकि उस समय उसमें राजा था। ठीक है, सो अब ये देखो 75 में क्योंकि जो आपका जो चाइना था वो इसको मानता नहीं था स्टेट की, ये स्टेट इंडिया का पार्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो आप जब पढ़ेंगे इसमें 1962 की वॉर हुई थी जब इंडिया चाइना में, तो उसमें कई बार जो स्ट्रेन आ गया था, मतलब कुछ तनातनी आ गई थी इंडिया और चाइना के रिलेशन में, तो उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी में सिक्किम को माना ही नहीं। लेकिन कैसे न कैसे करके हमने अपने मतलब ये लगा लो फॉरेन पॉलिसी लगा लो या कुछ भी, तो हमने उनको मनवाया, या फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग थी उस समय, सो वो मान गए कि हाँ सिक्किम जो है वो इंडिया का पार्ट है। फिर हम आते हैं 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में। सो इस मेड ए डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट इज नॉन जस्टिफाइबल। सो इसमें क्या कहता है कि जो इमरजेंसी अगर घोषित की जाती है किसके द्वारा, तो वो नॉन जस्टिफाइबल है। ठीक है, जस्टिफाइबल नहीं होता। देखो जस्टिफाइबल नॉन जस्टिफाइबल क्या होता है कि जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर आप जो है कोर्ट में जाते हो, तो आपको मतलब कोर्ट में जब जाते हो तो वो आप कोर्ट देखता है कि इसको बहाल करना चाहिए कि नहीं करना है, तो इसका मतलब आपके जब फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप सीधे कोर्ट में जाते हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। वो जस्टिफाइबल होते हैं। नॉन जस्टिफाइबल का मतलब होता है अगर आपकी हनन भी होती है, मान लो इमरजेंसी के दौरान कुछ भी होता है, तो आप जो है कोर्ट नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट ने डिक्लेरेशन कर दिया वो नॉन जस्टिफाइबल में आ जाता है। तो ये इस प्रकार से आपका ये था। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। सो अब हम देखते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वां संशोधन 1976। तो ये इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारे बदलाव हुए थे। तो जैसे इसमें तीन आपके वर्ड्स जोड़े गए थे इंपॉर्टेंट, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। तीन वर्ड्स जोड़े गए थे और इसके अलावा इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी ऐड किया गया था, तो 51A आर्टिकल में, और कौन से पार्ट में, 4A में। तो और अगर 4 पूछा जाए तो वो है आपका डीपीएसपी है। ठीक है, और किसके द्वारा ये हुआ था, तो इसमें कमेटी बैठी थी, आपको याद होगा, स्वर्ण सिंह कमेटी, इसको याद रखना। ठीक है, कमेटी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी थी। और 11 फंडामेंटल आपके ड्यूटीज़ हैं, 11 हैं, उसको याद रखना। और ये नॉन जस्टिफाइबल होता है, नॉन जस्टिफाइबल होता है अगर मान लो अगर इसका हनन भी होता है या जो भी है, मतलब हनन होता है, एक तो होता है फंडामेंटल राइट जो अगर वो होते हैं जस्टिफाइबल, अगर उनका हनन होता है, वायलेशन होता है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इनका कोई वायलेशन होता है या जो मतलब इम्प्लीमेशन में, तो आपको ये बहाल नहीं करवा सकते सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ठीक है, फिर आते हैं 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो इसमें क्या था कि जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है उस वर्ड्स को हटाकर आर्म रिबेलियन कर दिया था। क्यों, देखो इंटरनल डिस्टर्बेंस काफ़ी वेग हो जाता है, काफ़ी ब्रॉडर भी हो जाता है। तो मतलब मैं एग्जांपल लूँ, अगर किसी राज्य में कहीं पर इंटरनल डिस्टर्बेंस है, तो क्या हम उस पर इमरजेंसी लगा देंगे? मतलब कहने का मतलब तो यही है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, चाहे वो पूरे राज्य में हो चाहे वो देश में हो। तो इसी को हटा के रखा गया था और इसी बेसिस पे जो है इंदिरा गांधी जो थी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने जो है क्या था, इमरजेंसी लगाई थी 1976 में। ठीक है, तो आम में तो ये होता है कि भाई जो लोग बाग हैं वे हथियार उठाएं, तब तो कुछ लगता कि हाँ भाई इमरजेंसी लगानी चाहिए। सो अब हुआ क्या था कि इसमें एक और चेंजमेंट किया गया था कि प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी तभी डिक्लेयर करेगा जब उसको रिटर्न में मिलेगा, रिकमेंडेशन होगी कैबिनेट की तरफ से। इस समय पे नहीं था, तभी इसमें चेंजमेंट की गई थी। और इस समय जो था आपकी जनता दल की सरकार थी। ठीक है, मोरारजी देसाई आपके पीएम थे। सो इसमें कुछ बदलाव हुए थे। फिर आता है 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985। सो 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था और उसको 10th शेड्यूल में इसको ऐड किया गया था। सो इसमें क्या हुआ था कि देखो एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि पार्टी में जो मेंबर्स होते हैं तो कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, सो वो चेंजमेंट को रोकने के लिए वो तभी एंटी डिफेक्शन लाया, ये लेके आए थे ताकि डिस्क्वालिफिकेशन किया जाए मेंबर्स को, चाहे वो एमपी हो चाहे वो स्टेट हो। तो आपने एक वर्ड सुना होगा, आया राम गया राम, तो ये तभी उसी समय आया था। ठीक है, फिर आते हैं 61 अमेंडमेंट एक्ट 1989। तो इसमें क्या हुआ था कि जो वोटिंग एज थी उसमें घटाकर 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। और इस समय पे आपके जो फॉर्मर पीएम कौन थे, राजीव गांधी थे। सो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, इसको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंस भी हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट है हमारा 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 में। सो 1991 में क्या हुआ था कि जो दिल्ली को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया था, क्या, यूनियन टेरिटरी में। सो इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया बनाया गया। तो इसी समय जो है आपकी असेंबली जो है जो है स्टैब्लिश हुई थी। सो जो आज जो आप जो वोटिंग करते हैं दिल्ली के अंदर,
तो वो इसी से हुआ था, क्योंकि उसमें अमेंडमेंट किया गया था और इसी के तहत जो है आपकी जो स्टेट असेंबली है वो उसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। फिर इसमें उस असेंबली में 70 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से आप जो है 7 मेंबर्स को ही मिनिस्टर बना सकते हैं। सो ये है इसमें प्रावधान। फिर आते हैं 71 अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। सो इसमें क्या हुआ था कि इसमें आपकी जो लैंग्वेजेस ऐड की गई थी कौन कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। सो 8 शेड्यूल में है, तो 8 शेड्यूल शेड्यूल जो है वो आपका लैंग्वेज से है, ठीक है। फिर आते हैं हम 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। क्या होता है इस समय, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। कौन से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और कौन से पार्ट में रखा गया था, ये पार्ट नंबर 9 में, और 11th शेड्यूल में इसको रखा गया था, ठीक है। और इसमें 29 फंक्शनल आइटम्स है, मतलब इसके अंदर इंक्लूड है कि पंचायत कौन कौन से काम करेगी, ठीक है। फिर ये उसके फंक्शंस क्या क्या होंगे, तो 29 के फंक्शंस है। तो 74 अमेंडमेंट एक्ट 1993 में क्या हुआ था कि इसमें आपके म्यूनसिपैलिटीज है, इसमें पंचायत है, इसमें म्यूनसिपैलिटीज है, ठीक है। और इसमें रखा गया था ये 9A में, पार्ट 9A में। और अर्बन लोकल बॉडी से रिलेटेड है ये म्यूनसिपैलिटीज, मैंने आपको बताया। और इसको भी 12th शेड्यूल में रखा गया था, इसको 11th में रखा गया था, इसको 12th में रखा गया था। और ये 18 फंक्शंस कर सकती है, ठीक है, जो इसमें इंक्लूड है। सो ये थे आपके इंपॉर्टेंट, सो इसको याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार इनसे भी आता है ये दो होते हैं कि पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज के कौन कौन से अमेंडमेंट्स होते हैं। अब हम देखते हैं 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 में क्या हुआ था। तो इसमें जो है रिजर्वेशन दिया गया था, किसमें कि गवर्नमेंट जॉब में जो SC ST कम्युनिटी के लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब हैं उनको प्रमोशन दिया जाए, ठीक है, उनके लिए रिजर्वेशन दिया जाए प्रमोशन में, ठीक है। मान लो कोई सिपाही भर्ती होता है और कोई SC ST का व्यक्ति है, ठीक है, तो उसको हवलदार बना दिया जाएगा एज कम्पेयर टू जो अदर कम्युनिटी के होते हैं। तो इस प्रकार से था। सो 84 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में क्या हुआ था कि जो नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट्स असेंबली रिमेन्स टिल 2026 तक। तो जो लोकसभा की सीट्स है तो अभी 552 है आपकी, ठीक है। तो ये रिमेन 2026 तक 20, मतलब उस समय जब किया गया था तो 552 ही रहेंगी। क्योंकि उस समय पे ये देखो क्या होता है कि जो सीट बढ़ाने का जो क्या होता है कि डिलिमिटेशन लिमिटेशन कमीशन बैठाया जाता है, ठीक है। डिलिमिटेशन कमीशन बैठाया जाता है ताकि वो ये देखता है कि भाई जो सीट है वो बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए। क्योंकि उस समय जो थी हमारी 100 करोड़ से कम सी जनसंख्या, और क्या नाम है, जो अब जो है 1.4 बिलियन पीपल हैं। तो यही देखा जाता है कि भाई सीट जो मेनली होता है कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कि लोकसभा में, ठीक है। तो इस वजह से ये इसमें लाया गया, तो उन्होंने ये सोचा कि भाई ठीक है 20 साल तक हम इसको कर देते हैं। तो अभी जो सरकार ने जो है डिलिमिटेशन कमीशन को बैठाया है, वो अपनी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को देंगे और गवर्नमेंट उस पर विचार विमर्श करेगी। फिर आते हैं हम 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। तो इसमें क्या हुआ था कि राइट टू एजुकेशन उसको फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड किया गया था, ठीक है। और जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बच्चों को दी जाए 6 से 14 साल के जो बीच में है, जो आर्टिकल नंबर 21 है। तो ये आर्टिकल नंबर 21A जो है ये फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, इसको याद रखना। तो फंडामेंटल जो 21, जो खाली 21 है वो है राइट टू लाइफ का, राइट टू लाइफ का, ठीक है। और ये 21A किसका है, एजुकेशन का, राइट टू एजुकेशन का। सो इसको याद रखना। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल को भी इंक्लूड किया गया था 21A में, तो इसमें भी ये है आपका, इसको याद रखना। और फिर आर्टिकल 45 में ऑल्सो एडिड, ये DPSP में आता है, ठीक है। इसमें कि जो बच्चे 6 से लेके मतलब 0 से लेके 6 क्या मतलब जो 3 साल के या फिर 4, मतलब अप टू 6, उनको फ्री एजुकेशन दी जाए, ठीक है, चाइल्डहुड केयर। तो ये था इसमें। सो 89 अमेंडमेंट एक्ट 2003 में क्या हुआ था कि बाइफरकेट किया गया था नेशनल कमीशन। क्योंकि पहले क्या था कि जो नेशनल कमीशन जो होता था वो SC ST के लिए एक था। तो इसमें क्या हुआ कि इसको अलग कर दिया गया, ठीक है, इस अमेंडमेंट के तहत, इस संशोधन के तहत इसको अलग कर दिया गया। और SC के लिए आर्टिकल 338 338 और ST के लिए 338A। तो ये इसमें रखा गया था। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ भी कर रहा हूँ इसके बारे में ताकि आपको समझ में आ जाए। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें। सो 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003 में क्या हुआ था कि जो एक इसमें संशोधन क्या हुआ था कि जो मतलब सीट है आपकी लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। तो अगर मान लो जो पार्टी में व्यक्ति चुन के आते हैं, तो जो टोटल स्ट्रेंथ है, तो टोटल स्ट्रेंथ से आप जो है 15% से ज़्यादा आप जो है मतलब उसमें मिनिस्टर नहीं बना सकते हो, ठीक है। सो ये आपके इसमें तो मिनिस्टर नॉट मोर देन द 20 मतलब सॉरी 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। सो ये था इसमें लोकसभा और स्टेट असेंबली। फिर आते हैं 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसमें आपकी मतलब ये 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया था, 8 शेड्यूल में रखा गया था। डोगा, डोंगरी, मिथाली और संथाली। तो संथाली ट्राइब्स भी हैं
इसको याद रखना। ट्राइबल जो ट्राइबल जो संथाली लैंग्वेज को बोलते हैं, मिथाली जो आपकी बिहार में बोली जाती है, ठीक है। फिर 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में क्या हुआ था कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ठीक है, इसको याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, जैसे जब आपकी अमूल है, वो भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर ही उसको स्टैब्लिश किया गया था। सो ऑल्सो गिव राइट टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और इसको भी फंडामेंटल राइट्स का अधिकार है इसमें, तो आर्टिकल 19 में इसको रखा गया था। फिर आर्टिकल इसको 45B इसको डीपीएसपी में रखा गया था पार्ट, जो कि कौन से में है, 9B में, ठीक है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं 100th, मतलब 100th अमेंडमेंट एक्ट 2014। ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इसमें लैंड जो थी उसमें शेयरिंग हुई थी, मतलब क्योंकि डिस्प्यूट चल रहा था काफ़ी सालों से, तो जो भारत सरकार थी और बांग्लादेश, उस समय पे ये शेख हसीना जो थी पीएम थी उसमें, और जो हमारे पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ लैंड बाउंड्री को लेकर, ठीक है। ये डिस्प्यूट जो है सोल्व किया गया इस अमेंडमेंट के तहत, 100वें अमेंडमेंट एक्ट 2014 में। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अब हम देखते हैं 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016। 2016 में 101 अमेंडमेंट जो लेके आए थे, और वो किससे रिलेटेड था, आपका जीएसटी से, गुड एंड सर्विसेज टैक्स से, तो तभी ये आपका आया था। इसको याद रखना, कई बार क्वेश्चन आया भी है जीएसटी से रिलेटेड कि कौन से अमेंडमेंट के तहत लाया था। तो 101। 102 जो आपका है वो 2018 में आया था, और इसमें क्या हुआ था कि जो ओबीसी कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। तो इसमें क्या हुआ था कि जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले जो कम्युनिटी है, उसमें क्या हुआ था कि इनको 10% रिजर्वेशन दिया गया था पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो सरकारी नौकरियां होती हैं उसमें उनको 10% रिजर्वेशन दिया गया था, और आर्टिकल 16 में भी बदलाव किए गए थे, ठीक है। ये था आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आए, तो आप इसको याद करना 103 में ही। और फिर लास्ट में आता है 104 अमेंडमेंट एक्ट 2020। इसमें क्या हुआ था कि जो लोकसभा और प्लस इसमें ये लिख लें स्टेट असेंबली में लिख लेना। स्टेट असेंबली में जो एससी और एसटी की जो सीट्स होती हैं, उनको, मतलब जो रिजर्वेशन था वो 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, तो इस अमेंडमेंट के था 104 में, ठीक है। इसको याद रखना, लोकसभा और आपके स्टेट असेंबली में 10 साल के लिए इसको और बढ़ा दिया गया था इस अमेंडमेंट के तहत। ये थे आपके इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे और पसंद भी आए होंगे। और अगर कुछ इसमें छूट गया है या कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप मुझे बताना। और प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा जो आपके ज्योग्राफी के जो चैप्टर्स हैं या वीडियोज़ हैं, वो भी साइमल्टेनियसली चलते रहेंगे, ठीक है। और करंट अफेयर्स की जो क्लासेस है, जो मैं टॉप 30 लेता हूँ, 25 भी आते हैं, वो भी मैं लेके आ रहा हूँ उसमें, और 2 मैंने वीडियो पहले ही डाल चुका हूँ, तो आप उनको भी देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।